Assalamualaikum, dear students. This is Sikandar Ali. So I hope that you are fine. So first of all, बेटा मैं कुछ टाइम जो है वो कुछ दिन बिज़ी था, तो मेरी ये कोशिश होती है कि जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो आप लोगों के साथ वो टाइम जो है वो सफ़र करता हूँ। और मेरी ये भी कोशिश होगी कि जितना टाइम मुझे मिलता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को जो है वो टाइम दूँ ताकि आपके लेक्चर्स जो है वो कवर हो जाएं। और दूसरी बात इस टॉपिक के अंदर ये है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैं सोच रहा था कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं वो टॉपिक बेसिकली सेपरेट कर देता इनसे, लेकिन वो छोटे टॉपिक हैं, इस वजह से मैंने उसको भी सब मर्ज कर दिया है इस लेक्चर के अंदर। तो अब ये जो है वो बेसिकली आपके फर्स्ट चैप्टर का जो है वो लास्ट जो है वो लेक्चर है। इसके बाद जो है हम बायो मालिक्यूल्स को जो है वो स्टडी करेंगे। सो लेट अस चलते हैं जो है वो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर ऑल बॉटम टू टॉप। सो बेटा, जिस स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। सो लेट अस चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो ये लेक्चर 6 इट मीन्स इस चैप्टर का जो है वो लास्ट लेक्चर है, एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। सो दिस इज़ फ्रेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बताया गया है कि जहाँ पे भी जो है वो ऑक्सीजन की ये ऑक्सीजन आपके पास इसकी डिपोजिशन जिस साइड पे ज़्यादा होती है तो प्लांट भी उसी साइड पे जो है वो ग्रो करते हैं। इट मीन्स ये ऑक्सीजन बेसिकली हमारे पास हार्मोन होता है। तो इनको वैसे हम बायोलॉजी के अंदर क्लास सेकेंड ईयर के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के अंदर हम इनको जो है वो फर्दर स्टडी करेंगे। तो ये कुछ प्लांट्स जो है वो इसके अंदर लगा रहा है मीडियम के अंदर, इसे हम नाम दे रहे हैं ग्रोथ एगर ग्रोथ मीडियम। ठीक है, तो ये आपके पास एगर ग्रोथ मीडियम है, इसको यहाँ पे लगाया जाता है, फिर इसके अंदर ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन बेसिकली एक हार्मोन होता है। उसके बाद जैसे ही हम देखते हैं तो इसके अंदर वो जो है वो ग्रोथ जो है वो हो जाती है प्लांट्स की। तो ये ग्रोथ कौन करवाता है? ये एक ऑक्सीजन है, बेसिकली ये वो हार्मोन है जो ग्रोथ प्रोमोटर है। इट मीन्स ग्रोथ को जो है वो इस वजह से हमने इसको इस ऑक्सीजन को जो है वो ग्रोथ प्रोमोटर के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक हार्मोन है जो ग्रोथ करवाता है। ठीक है बेटा, तो इस फिगर के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना समझने वाली हो, लेकिन इसको डिटेल में जो है वो हम सेकेंड ईयर के चैप्टर 3 यानी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, सो चलते हैं। दिस इज़ कॉन्टेंट्स एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो इनको मैंने डिवीजन के अंदर जो है वो डिवाइड किया है वो इस वजह से ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उनको हमने सेपरेट रखा है। एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड फील्ड्स हैं। इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर की फॉर्म में अगर हम देखें तो हाइड्रोपोनिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। उसके बाद है इन द फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो क्लोनिंग है, फिर इनकी दो टाइप्स है क्लोनिंग की, नेचुरल क्लोनिंग एंड आर्टिफिशियल क्लोनिंग। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको सेकेंड नाम ग्लोबल वार्मिंग का भी हम देते हैं। एसिडिक रेन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इन इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। दिस लास्ट जो है वो आपके पास क्रॉप रोटेशन है। तो बेटा ये थे कंटेंट्स, इस इनको जो है वो हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो इसके ऊपर मैंने पहले स्लाइड्स बनाई हैं, उनको समझाऊंगा, फिर जो है वो टेक्स्ट बुक से हम इनको स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है वो वर्डिंग बहुत इजी लिखी है स्लाइड्स के अंदर। स्लाइड्स बनाने का ये मकसद है, मैंने पहले वीडियोस में जो इंट्रोडक्शन के हवाले से रखा था उसके अंदर मैंने बताया कि बेटा इस स्लाइड को बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम जो है बेसिकली आपके जितने भी क्वेश्चंस और क्यूरीज होती है तो आप जब स्लाइड्स को देखते हो तो मैं स्लाइड्स कोशिश करता हूँ कि एक अच्छे वे में बनाऊँ ताकि स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो
और दूसरी बात, इनसे आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट्स इनसे नोट्स बनाए तो वो भी इन स्लाइड्स से हेल्प ले सकता है, नोट्स बना सकता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको की पॉइंट्स के अंदर रखा हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो फ़ायदा ले सकें। सो बेटा चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। There are lots of benefits which biology can bring about for the welfare of mankind and society. अब सोसाइटी और ह्यूमन वेलफेयर यानी मैनकाइंड के रिलेटेड इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इन एप्लीकेशंस के। अब वो कौन कौन से हैं तो उनको हम वन बाय वन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इन द फील्ड्स ऑफ हेल्थ के रिलेटेड अगर हम इन्हें देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ के रिलेटेड। इन द पास्ट few decades medical technology has increased its success at combating various infectious diseases with a variety of antibiotics and vaccines। तो बेसिकली ये दो मेजर इसके अंदर इनके टाइप्स होते हैं इन द फील्ड्स के रिलेटेड। तो इनको डिडक्ट किया जाता है और इनको असेस इट मीन्स सक्सेस की फॉर्म में भी इनको हम जो है वो जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ की फॉर्म में कुछ वैरायटीज़ होती है तो हम इन जो है वो वैक्सीन की मदद से या फिर एंटीबायोटिक की मदद से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट मीन्स उस डिफेक्ट तक जो है वो पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो है पहला एंटीबायोटिक्स। The antibiotics are chemicals produced by microorganisms which are capable of destroying or inhibiting the growth of in other organisms। अब ये बेटा इनकी डेफिनेशन है, ये बता रहा है कि एंटीबायोटिक जो है ये एक केमिकल जो है वो प्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। केमिकली इनको जो है वो प्रोड्यूस करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? ताकि इन्हें इस डिस्ट्रॉय या फिर जो इनहिबिटिंग ग्रोथ होती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स की, उनको रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक का सहारा लेते हैं, ठीक है बेटा। The microorganisms that produce antibiotics are mostly bacteria, but few fungi also produce them। तो वो कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में केमिकल्स होते हैं जिनको हम जो है वो प्रिपेयर्ड करवाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए। तो वो उनमें से एक होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है फंजाई। तो व्हेन वेयर एंटीबायोटिक्स डिस्कवर किसने किया था? तो ये है पेंसिलिन। ये ड्राइव फ्रॉम फंगस जिसे हम नाम दे रहे हैं पेंसिलियम नोटेटम का। तो बेसिकली ये एक पेंसिलियन ड्राइव किया गया था फंगस से जिसका नाम था पेंसिलियम नोटेट। द कैंडिडेट ऑफ फॉर डिस्कवरी आइसोलेशन गोज टू फेलिंग, फ्लोरे एंड चेन। ये तीन बेटा जो है वो साइंटिस्ट थे, फेलिंग, फ्लोरे एंड चेन, इन 1940s who jointly received Nobel Prize in 1945। तो इनको जो बेसिकली इन्होंने ये 1940s के अंदर जो है वो आइसोलेशन की थी, डिस्कवरी की थी और जॉइंटली इन तीनों को एक साथ जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1945 के अंदर, ठीक है बेटा। उसके बाद दो टाइप्स इनके बताए, टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, बायोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, दूसरा है बायोसिडल एंटीबायोटिक्स। तो जो बायोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स है दोज विच इनहेबिट ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सस्टेनेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये बता रहा है कि जो बायोस्टैटिक है बेसिकली एग्जांपल है एरिथ्रोमायोसिन। तो ये क्या करता है? इनहेबिट करता है किसको? ग्रोथ को या मल्टीपल नंबर जितने भी बढ़ते हैं, एक तो ग्रोथ को रोकता है, दूसरे नंबर्स जो मल्टीपल नंबर्स होते हैं उनको रोकता है। किसके? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं उनको ये बेसिकली इनहेबिट करता है, उनकी ग्रोथ को, और मल्टीप्लिकेशन यानी उनका जो रेट डबल होता है या इंक्रीज़ करता है, डिवीजन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनकी ग्रोथ को पहली बात उनको रोकता है और दूसरी बात इनके नंबर्स को जो है वो रोक के रखता है। उसके बाद है बायोसिडल एंटीबायोटिक्स, दोज एंटीबायोटिक्स विच किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बायोसिडल के अंदर कौन से आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, पॉलीसिन एंड सेफेलोस्पोरिन।
तो ये बेसिकली वो टाइप्स हैं जिन एंटीबॉडीज़ बायोटिक्स के जो किल करते हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो बायोसिडल एंटीबायोटिक्स जो होती है बेसिकली ये किल कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है बेटा। तो दोनों के अंदर अगर फ़र्क देखा जाए, ये भी जो है वो बेसिकली नंबर को रोक रही है और ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट कर रही है, उनको रोक रही है। इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो किल किया जाता है बायोसिडल एंटीबायोटिक्स के अंदर। उसके बाद है वैक्सीन। वैक्सीन लैटिन वर्ड है वेका, इट मीन्स काउ। वैक्सीन्स आर एंटीजन, बेसिकली ये एक एंटीजन है इन द फॉर्म ऑफ मॉडिफाई इनएक्टिवेट killed pathogen that rise immunity against actual pathogen। तो वैक्सीन एक एंटीजन है, इसको मैं आगे मैंने फिगर ड्रा की है, फिर उनसे भी आपको इनको जो वो आपको फिगर आया आपके जल्दी समझ में आ जाएगी। वैक्सीनेशन इज गिविंग एंटीजन फ्रॉम डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स आइदर by injection or orally with that the aim of causing the body's immune system to make antibodies is against the disease। एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ होती है। अब जो भी डिफेक्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ रहा होता है बेसिकली, तो हमारे इम्यून सिस्टम जो होते हैं बेसिकली ये एंटीजन, इट मीन्स हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये एंटीजन को पहचानता है, उसके ख़िलाफ़ वो बनाता है एंटीबॉडीज़। तो ये भी एक जो है वो वैक्सीन एप्लीकेशन की फॉर्म में हमें यहाँ पे जो है वो, अब वैक्सीन क्या है, एक एंटीजन है, तो इसको मॉडिफाई इनएक्टिव कौन करता है, आपकी इम्यूनिटी जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो। ये फिगर है, आगे हम इनको जो वन बाय वन स्टडी करेंगे। उसके बाद ये टाइप्स, टॉक्साई किल्ड ऑर्गेनिजम्स, लाइव वैक्सीन, न्यू वैक्सीन। तो ये इनके टाइप्स हैं जिनको हमने जो है वो आगे फर्दर स्टडी करना है। एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, एडवर्ड जर्नर, developer for the smallpox vaccine। On May 14, 1796, he inoculated the 8-year-old boy named James Pepys with matters taken in a cowpox postulated around swelling। ये कहता है कि 1496 के अंदर एक 8 साल का जो है वो एक बच्चा था जिसका नाम जेम्स पेपीज था। उसने क्या किया था, उसके पास एक मैटर आया कि काउ पॉक्स पॉस्टुलेट, जिसे हम राउंडेड स्वेलिंग कहते हैं। द मैटर वॉज टेकन फॉर द हैंड एंड सूर एंड नमर्स हु हैड कफ एंड द डिजीज ऑफ फ्रॉम अ काउ, हिज नेम बोलोसम पेपीज developed the cow pox and is quickly recovered। So इनको जो ट्रीट किया गया था, तो उसने जो है वो सूरह नमल्स के अंदर ये स्टडी की थी। इस डिजीज़ की जो सॉल्यूशन है वो क्या थी, काउ पॉक्स। तो जब उसको वहाँ पे उस जो है बॉयज़ को जो है वो ट्रीट किया गया था, तो इस काउ पॉक्स से जो है वो उसकी ट्रीटमेंट हो गई थी। सेवरल वीक्स लेटर पपीज आर इनऑक्यूलेटेड द स्मॉल पॉक्स एंड डिड नॉट कंडक्ट द डिजीज़। फिर कभी जो है वो स्मॉल पॉक्स के अंदर जो कोई जो है वो कोई डिजीज़ नहीं, इट मीन्स इनकी जो सॉल्यूशन थी वो काउ पॉक्स थी। जब इनको ट्रीट किया गया था स्मॉल पॉक्स को काउ पॉक्स से, तो बेसिकली उन बच्चे की जो है वो ट्रीटमेंट हो गई। फिर कभी उन्हें जो है वो डिजीज़ नहीं हुई इन स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड। तो ये डिस्कवरी है जो इस एप्लीकेशन के अंदर, इट मीन्स आपकी बुक के अंदर नहीं है, मैंने कहीं से जो है वो उठाई है। तो इनको जो है वो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये 1496 के अंदर जो है वो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया था इस डेट पे, ठीक है बेटा। तो थारली आप इनको स्टडी, यानी ये पढ़ने की चीज़ है। तो कौन सी डिजीज़ थी, बच्चे की एज क्या थी, और उसके बाद स्मॉल पॉक्स थी बच्चे को, फिर इनको ट्रीट किया गया था काउ पॉक्स से, फिर ये जाके जो है ना बच्चा हेल्दी हो गया, मींस उसे फिर जो है ना वो कभी भी स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ नहीं हुई। तो ये कुछ इन्वेंशन है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये भी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे हम सारी जो है वो एप्लीकेशंस को पढ़ लें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मेथड जो है वो चेंज है। अब यहाँ पे है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज़
इज़ द यूज़ ऑफ ड्रग्स मेडिकेशंस टू ट्रीट डिजीज़। अब कीमोथेरेपी द बेसिकली इसके अंदर जो है वो ड्रग्स दिए जाते हैं। अब केमिकली इन्हें जो है वो ट्रीट कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ बता रहा है कि द टर्म कम्स फ्रॉम द टू वर्ड्स मींस केमिकल एंड ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर एंड एंटी कैंसर ड्रग्स। अब आप ये वो कीमोथेरेपी को कहा जाता है बेसिकली, जिसके अंदर हम केमिकल दे के जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे हमारे यहाँ कैंसर है और इसके बाद एड्स यानी ड्रग्स हैं, तो इन्हें ट्रीट करने के लिए जो है वो हम जो है वो कीमोथेरेपी को यूज़ करते हैं। अब आप मेडिसिन के अंदर भी केमिकल लेते हैं बेसिकली, जैसे हम पेनाडोल यूज़ करते हैं मेडिसिन के अंदर, और दूसरी टैबलेट्स जितनी भी होती है उसके अंदर भी ड्रग्स होता है, लेकिन ये नॉर्मल होती है, इनसे वो जो है वो हम हेल्दी हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो कीमोथेरेपी आने का मकसद यही है, यहाँ पे हैवी जो है वो ट्रीटमेंट होती है, वो इस केमिकल से रिकवर नहीं होती, तो फिर जो है वो उन्हें ट्रीट किया जाता है कीमोथेरेपी की हेल्प से। उसके बाद है रेडियोथेरेपी, द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ विद रेडिएशन। अब रेडिएशन से हम रेडियोथेरेपी को जो है वो बेसिकली ट्रीट कर रहे होते हैं, स्पेशली बाय द सिलेक्टिव irradiations with X-ray or in other ionizing radiations and by the injection of radioisotopes। तो कुछ रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एग्जांपल की अगर हम बात करें, एक्सपोजर टू एक्स-रे गामा रे कैन किल कैंसर सेल्स एंड स्टॉप देयर ग्रोथ। अब इसके अंदर भी कुछ रेडियोथेरेपी के अंदर कुछ रेडिएशन दी जाती है। अब वो रेडिएशंस जो है वो जाके कैंसर्स के सेल्स को जो है वो किल करती है और उनकी ग्रोथ को जो है वो बेसिकली रोकती है, स्टॉप करती है उनकी ग्रोथ को। तो बेसिकली अगर हम इन्हें दूर से देखें तो इसके अंदर हम केमिकली ट्रीट कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनसे बचने के लिए हम केमिकल को यूज़ करते हैं, और इस रेडियोथेरेपी के अंदर हम वो जो है वो रेडिएशन को यूज़ करते हैं, ताकि जितने भी उनकी ग्रोथ, जब कैंसर सेल्स के सेल की जब ग्रोथ होती है तो उन्हें किल किया जाता है थ्रू रेडिएशन, और उसकी ग्रोथ को स्टॉप किया जाता है। इसके अंदर भी ऐसा होता है, लेकिन इसके अंदर हम जो है वो केमिकल से रिलेटेड होते हैं, केमिकल से ट्रीट कर रहे होते हैं, और इसके अंदर हम रेडियोथेरेपी के अंदर रेडिएशन से ट्रीट कर रहे होते हैं जो है वो कैंसर सेल्स को, और फिर ड्रग्स जितने भी होते हैं, या फिर एड्स को। उसके बाद यहाँ पे बेटा आपको नज़र आ रहा है इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये सेकंड फील्ड है एग्रीकल्चर। हम पहले जो है वो इन द फील्ड्स ऑफ हेल्थ के मुतालिक, ये सारी हेल्थ के मुतालिक जो है वो फील्ड्स हैं जिनको हम जो है यहाँ पे स्टडी कर रहे थे वन बाय वन। और इसके बाद यहाँ पे जो है बेसिकली इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के अंदर है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली लैटिन वर्ड से हाइड्रो कहते हैं वाटर को, पॉन्स कहते हैं वर्किंग। द वर्ड हाइड्रोपोनिक्स मीन्स वाटर वर्किंग। अब वाटर किस तरह से वर्क करता है, इसकी स्टडी को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इट इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन एन एरिटेड सॉल्यूशन, एरी सॉल्यूशन और सॉइल लेस और वाटर कल्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, इस हाइड्रोपोनिक्स के अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं विदाउट सॉइल, और वाटर कल्चर दे के जो है वो प्लांट्स को जो है वो ग्रो करवाते हैं। वो कैसे, अब आप आगे मैं इसके अंदर एक फिगर दे रहा हूँ, ये आप देख लें फिगर बेटा। आप देखें इसके अंदर कोई जो है वो आपको सॉइल नज़र नहीं आ रही, उसके बावजूद भी इसके अंदर जो है वो प्लांट आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्लांट को ग्रो करवाने के लिए सॉइल की नीड नहीं होती। ठीक है, ये बात आप जहन में डाल लें। क्यों नहीं होती? क्योंकि कुछ मिनरल्स होते हैं जिसकी बेसिस पे प्लांट की ग्रोथ होती है। अगर वो आप इस कंडीशन के अंदर भी अगर देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ इस वाटर के अंदर भी जो है वो हो जाती है। हमें जस्ट क्वांटिटी देखनी होती है कि सॉइल जो है वो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर हम जो है वो मिनरल्स दें ताकि इन प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ हो जाए। तो एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स की अगर हम बात करें तो ये नो सॉइल इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपको कोई सॉइल नज़र नहीं आ रही, ठीक है, जस्ट वाटर है, उसके अंदर कुछ मिनरल्स हैं जिसकी बेसिस पे इस प्लांट की जो है वो ग्रोथ हुई है।
सॉइल बर्न डिजीज और वर्चुअली एलिमिनेटेड। सॉइल देने से डिफरेंट तरह की डिजीज़ होती हैं, डिफरेंट पैथोजन होते हैं सॉइल के अंदर, वो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, फर्दर उसे रिप्रोडक्शन करने नहीं देते। इट मीन्स बहुत सारे मसाइल होते हैं अगर हम सॉइल के अंदर ग्रोथ को जो है वो करवाते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, लेकिन प्लांट को जो है वो सॉइल की नीड नहीं होती। हाइड्रोपोनिक्स जितने भी प्लांट्स होते हैं वो विदाउट सॉइल जो है वो उन प्लांट्स की हम ग्रोथ करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है वीड्स आर वर्चुअली एलिमिनेटेड, यही बात हो रही, एरिया फॉर कल्टीवेशन इज़ रिड्यूस। तो दूसरी बात, कल्टीवेशन उसकी एरियाज़ को जो है वो रिड्यूस किया जाता है और वीड्स जितने भी होते हैं उनको जो है वो एलिमिनेट किया जाता है। उसके बाद इनके अंदर है डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स यूजुअली रिक्वायर अ ग्रेटर टेक्निकल नॉलेज देन क्रॉप ग्रोथ इन सॉइल, जिसे हम जियोपोनिक्स कहते हैं। अब ज़्यादातर इससे रिक्वायर्ड होती है वो टेक्निकल नॉलेज जिससे ग्रोथ, क्रॉप की ग्रोथ जो है वो सॉइल के अंदर बढ़े, तो उसे जियोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स यूजुअली रिक्वायर मोर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, यानी ये ज़्यादातर जो है वो ज़्यादातर एक्सपेंसिव होता है। और सॉइल कल्चर हाइड्रोपोनिक्स रिक्वायर दैट द प्लांट बी सपोर्टेड बिकॉज द रूट्स हैव नो एनकरेज विदाउट अ सॉलिड मीडियम। तो पहली बात, प्लांट के सपोर्ट मिलती है जब हम उसको ज़मीन के अंदर लगाते हैं, और जो है वो रूट्स को जो है वो सपोर्ट मिलती है ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर चैनल पे होती है। लेकिन ग्रो करवाने के लिए जो है वो सॉइल की नीड नहीं होती, ये बता रहा है। इस पॉइंट को आप नोटेट कर लें, ये आप लोगों का फ़ायदा है। उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास ही, इन द फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो हम इन फील्ड्स को जो है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे क्लोनिंग इज़ अ डुप्लीकेट ऑफ सेल इन ऑर्गेनिजम्स यूजुअली असेक्सुअली विद is genetically an exact replica of the other cells or organisms। अब यहाँ पे क्या कहता है, क्लोनिंग एक डुप्लीकेट कॉपी है, सेल्स की हो सकती है, वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हो सकती है। जैसे असेक्सुअल, अगर उनको असेक्सुअल को अगर ब्रेक डाउन किया जाए या डिवाइड किया जाए तो उनकी दो एग्जैक्ट कॉपी बनती है इस तरह से। और जेनेटिकली भी जो है वो डिवाइड किया जाता है, एग्जैक्ट रिप्लिका इनके बनते हैं। और दूसरे सेल्स या ऑर्गेनिजम्स को भी हम इन फॉर्म में जो है वो कॉपीज़ कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्लोन इज़ अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल, यानी ये बेसिकली क्लोन क्या है, ये एक ग्रुप है जेनेटिकल आइडेंटिकल सेल्स का, एक इट मीन्स सेम सेल का ग्रुप है जिसे हम क्लोन कंसीडर करते हैं। अब देखें यहाँ पे एक होता है नेचुरल क्लोनिंग, ये टाइप से किसकी क्लोनिंग है। क्लोनिंग इज आल्सो टेक प्लेस नेचुरली इन द सिंपलर ऑर्गेनिजम्स। ये नेचुरली होता है, लेकिन किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो ऑर्गेनिजम्स सिंपल होते हैं, like amoeba are single cell protozoa which reproduce by binary fission resulting in two offspring with identical genes। अब आप यहाँ पे इस फिगर को आइडेंटिफाई कर लें। पहली फिगर ये आपको नज़र आ रही है पेरेंट सेल, यानी ये पेरेंट सेल है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेरेंट सेल मीन्स एक सेल जब डिवाइड होता है तो दो तरह के सेल्स बनते हैं। आपको ये दो तरह के सेल्स नज़र आते हैं। इस दो सेल्स को, यानी इस फिगर को हम नाम दे रहे हैं, जहाँ पे मैं एरो घुमा रहा हूँ, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस डिवाइडिंग। यानी पहले यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा था, यहाँ पे दो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुए, लेकिन इसे हम न्यूक्लियस डिवाइडिंग कहते हैं। उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्मिक, ये आपको साइटोप्लाज्मिक फॉर्म में जो है वो डिवाइड हुआ नज़र आ रहा है, तो इससे हम यहाँ पे आपको ये दोनों सेल जो है वो सेपरेट नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये साइटोप्लाज्मिक डिवाइडिंग होती है। और उसके बाद जाके ये कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और एक एग्जैक्ट कॉपी बनती है, जिसे हम दो डॉटर सेल कंसीडर करते हैं। तो इसके अंदर अलग न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अंदर अलग न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं टू डॉटर सेल्स। बेसिकली ये एग्जैक्ट किससे मिले हमें, पेरेंट सेल्स से। ठीक है बेटा, तो इस फिगर में अंदर जो है वो इतनी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, ये वैसे मैंने इजी फिगर रखी है ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। उसके बाद बेटा आप यहाँ पे देखें नेचुरल क्लोनिंग। अब यहाँ पे जो नेचुरल क्लोनिंग है, एन अदर कॉमन एग्जांपल ऑफ नेचुरल क्लोनिंग, दूसरा एग्जांपल क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस इन ह्यूमन।
अब ह्यूमन के अंदर जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ये भी एक एग्जांपल है किसका, नेचुरल क्लोनिंग का। आइडेंटिकल ट्विंस कम फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, एक सिंगल फर्टिलाइज एग से आते हैं, और उसके बाद जाइगोट दैट स्प्लिट इन टू। अब जाइगोट यहाँ पे जो है वो बेसिकली स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है। द बोथ हाफ्स कंटेन द सेम डीएनए, दोनों हाफ्स जो होते हैं, बोथ हाफ कंटेन यानी एक ही डीएनए के। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपको एक कंप्लीट फिगर नज़र आ रही है, एक के ऊपर लिखा हुआ है स्पर्म। अब ये जो लाइन आपको बारीक सी नज़र आ रही है, जो इस ओवल शेप को जो अटैच करती है, इसे हम नाम दे रहे हैं स्पर्म का, और इस ओवल की शेप को हम नाम दे रहे होते हैं एग का। ठीक है बेटा, दे आर क्लोन्स ऑफ ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के क्या है, क्लोन। आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक कौन सा है, ये फिगर आपको नजर आ रहा है। आइडेंटिकल इसे क्यों कहते हैं, मोनोजाइगोटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन इनसे जो है वो डिवाइड होते हैं, इसके अंदर सेपरेट नहीं होता। और फ्रंटल या फिर डायजाइगोटिक इसे कंसीडर किया जाता है। फ्रंटल और डायजाइगोटिक क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसको अंदर आपको जो बेसिकली दो नज़र आ रहे होते हैं बेसिकली इसके अंदर और इसके अंदर, यानी डायजाइगोटिक ट्विंस वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक एग और स्पर्म से एक सेल मिलता है एग, और दूसरे एग और स्पर्म से दूसरा नज़र आता है। तो इसके अंदर आपको कहीं भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा। इस फिगर के अंदर आप देखें, इस दो में से एक इधर गया, एक इधर, लेकिन इस दो में से एक ही बनता है, इस दो में से भी एक बनता है, तो इस वजह से ये सेपरेट आ रहा है, ये भी सेपरेट आ रहा है, तो इस वजह से हमने डायजाइगोटिक कंसीडर करते हैं। इसको हम जो है वो मोनोजाइगोटिक कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। सो चलते हैं आगे। उसके बाद इस क्लोनिंग की जो टाइप सेकंड है, उसे हम आर्टिफिशियल क्लोनिंग कहते हैं। आर्टिफिशियल क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स इज नाउ कॉमन प्लेस इन लेबोरेटरीज। द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ एनिमल क्लोनिंग इन डॉली द शीप born in the UK 1997 using a technique is called nucleus transforming। अब ये जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग है, इसके अंदर जो है वो हम एक डॉली शेप लेते हैं। हम किसी भी स्पेशीज़ की जो है वो आर्टिफिशियल क्लोनिंग कर सकते हैं। मैं आगे जो है वो अपनी करूँगा। अब मैं वो आपको कैसे समझाऊंगा, जब वो स्लाइड आएगी मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देखें कि एक यूके के अंदर जो है वो 1997 के अंदर एक टेक्निक किया जाता है, उसके अंदर उसने न्यूक्लियस की ट्रांसफार्मिंग की थी, यानी न्यूक्लियस को चेंज किया था। ठीक है, बाकी को रख सेम ही थे सारा कुछ, लेकिन उसने जो है वो ट्रांसफार्मिंग की थी न्यूक्लियस की डॉली शीप के अंदर। तो बेटा चलते हैं आगे। ये फिगर आपको नज़र आ रही है, तो ये देखें डॉली शीप की जो है उसने ट्रांसफार्मिंग की थी। ये एक डोनर सेल इज टेकन फ्रॉम अ शीप अंडर जैसे डोनर सेल, और ये इसके पास जो है वो न्यूक्लियस है, डोनर न्यूक्लियस। इस ये जो है वो मेल शीप है, ये फीमेल शीप है, इसका ये जो है वो एग सेल है, और इनसे जो है वो एग को निकाला जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम इसको यहाँ पे फ्यूजन करवाते तो ये आके इसके साथ अटैच होता है। आप देखें इसके अंदर कोई आपको न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा, तो ये वो न्यूक्लियस हम इसके अंदर लगा रहे हैं मेल शीप का। तो जैसे ही ये मेल शीप का न्यूक्लियस आ जाता है, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है इसके अंदर एक न्यूक्लियस और ये और साइटोप्लाज्मिक पोर्शन जितना भी होता है। अब आपको यहाँ पे जो चीज़ नज़र, अब इनसे जितनी भी डिवीजन होगी, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जितने नंबर ऑफ डिवीजन माइटोटिक डिवीजन होती है, वो बेसिकली वही होती है जो इस शीप का करेक्टर होता है। इस शीप का इट मीन्स एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, ये सारे इन जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो जैसा इसका बचपना होता है, ये भी इसी सेल, क्योंकि आपने न्यूक्लियस जो लिया हुआ है वो इस शीप का लिया हुआ है, ज़ाहिर बात है, तो आगे ये इसका ही जो है वो आगे जो है वो ये जो क्लोन इसका बना है, लैंप हुआ है, ये बेसिकली इन जैसा ही होगा। इसका जो बचपन होगा ये भी इसी तरह से सर्वाइव करेगा, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है उसको उठा के आपने इसकी मदर की शीप के अंदर जो जैसे ही लगाया, तो इसकी जो है सर्वाइव करने वाला जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है किसका, इस शीप जैसा, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है बेटा, ये शीप जो है वो नज़र आ रहा है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अ टॉक्सिक वेस्ट हैव पॉल्यूटेड और एयर, वाटर एंड लैंड। तो बेसिकली 3 तरह की पॉल्यूटेड होती है, एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूशन की टाइप्स होती है। द मेन एक्टिविटीज़ मेनली डिफॉरेस्टेशन
and industrialization have distribute the balance of nature। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं, जंगलात का ख़त्म, इट मीन्स उनको ख़त्म करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उसी जगह पे जो है वो हम इंडस्ट्रीज़ को लगा दें और जंगलात को काट के, तो ये भी एक तरह से पॉपुलेशन यानी इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है, तो ये भी एक तरह की पॉल्यूशन है। तो इन्हें किस तरह से नेचर के अंदर जो है वो बैलेंस रखें, यानी इसको किस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि जो है वो आने वाली जितनी भी नस्लें होती है उनको जो है वो इफ़ेक्ट ना हो, वो डैमेज ना हो एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट से। ठीक है बेटा, तो यही कुछ है। इसको कैसे बचाया जा सकता है, फिर इसे कैसे जो है वो रिज़र्व करके रखते हैं ताकि जो है वो आने वाली जितनी भी स्पेशीज़ होती हैं उनके इट मीन्स कि उनकी डेथ ना हो, वो सर्वाइव कर सकें उस इन्वायरमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एयर पॉल्यूशन, एक होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, दूसरा होता है एसिडिक रेन और दूसरा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को मैंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग भी इसे कंसीडर किया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डिफाइंड एज द अर्थ एटमॉस्फेयर becomes first think with genes and the trap or redirect the sun radiation making the earth warmer। तो बेसिकली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी अर्थ यानी अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैसेस होती है वो ट्रैप होके जो है वो रीडायरेक्ट यानी बैकवर्ड आती है, सन से रेडिएशन आ रही होती है मेकिंग, तो वो अर्थ को क्या करती है, वार्म करती है, अर्थ को जो वो हीटअप कर के रखती है। और कार्बन डाइऑक्साइड अलो द सन रेज टू पास थ्रू द atmosphere but prevent the long wave radiation infrared heat radiation from escaping into outer space and redirect the heat back towards earth and thus increasing earth temperature। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये इसका जो फ्लो होता है ये सन रेज से पास होके जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। जैसे ही ये होती है तो इसे हम इंफ्रारेड हीट रेडिएशन की फॉर्म लेते हैं, एस्केपिंग जो आउटर स्पेस के अंदर। अब हीट क्या हो रही है, बैक टूवर्ड्स द अर्थ, यानी वही कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट से ऊपर जा रही थी डिफरेंट तरह की पॉल्यूशन की वजह से, तो वही आपको जो है वो रीबैक मिल रही है टूवर्ड्स द अर्थ। इस वजह से जो है वो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। तो आज ये फिगर के अंदर आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे इधर देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये इट मीन्स ये हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे अर्थ से जहाँ पे लिखा हुआ है डी, और ये रेडिएशन है। आप देखें इन्वायरमेंट ये जैसे ऐसे सरफेस से जो है वो टच होती है तो उसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, जो रेडिएशन रीडायरेक्ट होती है यानी रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो ये अर्थ को क्या करती है, वार्म करती है, अर्थ को जो वो हीटअप करके रखती है। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको अभी बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा। उसके बाद है एसिडिक रेन। तो इस एसिडिक रेन के अंदर अ टाइप ऑफ precipitations made up of dilute acid such as sulfuric acid, nitric acid and carbonic acid। तो तीन तरह के एसिड होते हैं जिसे हम नाम दे रहे हैं एसिड रेन। इसे कंसीडर किया जाता है बरसाती रेन यानी एसिड तेज़ाब। तो केमिस्ट्री ऑफ एसिडिक रेन, सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर को मिला के जो है सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर को मिला के जो है वो नाइट्रिक एसिड और उसके बाद नाइट्रस एसिड जो है वो उसको प्रिपेयर किया जाता है। जस्ट इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी होती है बेटा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसको मिला के कार्बनिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है। तो आई होप कि ये आपको जल्दी समझ में आ गई होगी। उसके बाद है लास्ट ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज सिंपली एंड वार्मिंग आउट रिडक्शन ऑफ दिस amount of ozone by ozone depletion substance CFCs। a major source of chlorine atom, यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर क्लोरीन एटम का ज़्यादा सोर्स होता है, is a group of industrially produced compound is called chlorofluorocarbon। so chlorine atoms then react with ozone molecules and converted them to oxygen। each atoms of chlorine react with about 1 lakh molecules of ozone। तो अब यहाँ नज़र आ रहे एक क्लोरीन का एटम,
ये रिएक्ट करता है 1 लाख मॉलिक्यूल्स किसके, ओजोन्स के, इतने इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 1 लाख होते हैं। उसके बाद जाके यहाँ पे क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है। तो बेटा यहाँ पे ये एक मेजर सोर्स है क्लोरीन जो है वो एलिमेंट्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये MCQs पॉइंट से जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है बेटा। तो इनको जो है बेसिकली स्टडी किया जाता है जब हम इनकी जो है वो स्टडी करते हैं ओजोन डिप्लीशन की, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, प्लानिंग टू रिड्यूस प्लांट डिजीज़ by applying different strategy methods is termed as integrated disease management. Integrated disease management involve biological control, केमिकल कंट्रोल, क्रॉप रोटेशन। अब कैसे हम जो है वो प्लानिंग करें ताकि प्लांट की डिजीज़ को रोका जा सके, तो उस वजह से हम डिफरेंट तरह के मेथड को जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब वो कौन से ऐसे डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ करके इनकी डिजीज़ को जो है वो कम कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक होता है बायोलॉजिकल मेथड कंट्रोल, और उसके बाद केमिकल कंट्रोल और क्रॉप रोटेशन। ये 3 तरह के मेथड्स है जिससे हम बच सकते हैं, प्लांट इट मीन्स बचा सकते हैं प्लांट की डिजीज़ को। ज़्यादातर जो प्लांट डिफेक्ट हो रहे होते हैं तो उन्हें इस मेथड से जो है वो हम सेफ़ रख सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। तो चलते हैं बेटा किस तरह से जो है वो हम इनको एक होता है इंटर क्रॉपिंग। Intercropping is the cultivations of 2 or more crops simultaneously on the same fields. यानी 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स की कल्टीवेशंस एक ही फील्ड के ऊपर, सेम ही फील्ड के ऊपर, तो इससे जो है वो इंटरक्रॉपिंग क्रॉपिंग कंसिडर किया जाए। इसका फ़ायदा क्या है ये हम आगे जो है वो स्टडी करें। एडवांटेजेस क्या है, अब देखें। रिड्यूस द इंसेक्ट रिड्यूस होते हैं। पेस्ट पॉपुलेशन, इसको भी ये भी कम होता है। उसके बाद बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द क्रॉप ग्रोन, तो इन्हें भी करना। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल फर्टिलिटी की जो इम्प्रूवमेंट भी होती है बेटा, ठीक है। उसके बाद लेग्यूमस प्लांट्स आर कल्टिवेटेड विद एन अदर क्रॉप, दीज प्लांट्स इम्प्रूव नाइट्रोजन एक्यूमुलेशन इन सॉइल विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो इनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट प्लांट्स को जो है वो सेव कर सकते हैं जब हम इंटर क्रॉपिंग करवाते हैं, यानी एक ही फील्ड पे 2 या 2 से ज़्यादा प्लांट को ग्रो करवाएं। तो बेटा आज चलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये पहला जो है वो मेथड है यानी मैनेजमेंट के हवाले से। तो यहाँ पे द यूज़ ऑफ लिविंग नेचुरल एनिमीज़ टू कंट्रोल पेस्ट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्यों हम इनको यूज़ करते हैं लिविंग नेचुरल एनिमीज़ को, इसको कंट्रोल किया जाता है पेस्ट, और क्यों, यानी लिविंग नेचुरल एनिमीज़ जो होती हैं उनको कंट्रोल पेस्ट ही जिसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। अब इनकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख लें। There are certain bacteria which may be helpful in control of the plant pest. Bacillus thuringiensis is one of them. तो ये बेसिकली एक Bacillus thuringiensis एक जो है वो प्लांट पेस्ट है जिसको कंट्रोल किया जाता है सर्टेन बैक्टीरिया से, उसकी मदद से जो है सर्टेन बैक्टीरिया की मदद से जो है वो हम इनको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी एक तरह का जो है वो मेथड है जिससे हम बचा सकते हैं प्लांट को, बेसिकली सेव रख सकते हैं प्लांट्स। उसके बाद है केमिकल कंट्रोल इज़ यूज्ड ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड्स के अंदर। और उसके बाद पेस्ट अ डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट और अदर एनिमल्स दैट अटैक क्रॉप। पेस्ट वो जितने भी प्लांट्स के ऊपर अटैक यानी क्रॉप के ऊपर जो अटैक्स होता है उनसे बचाते हैं पेस्ट। डिस्ट्रक्टिव जितने भी इंसेक्ट होते हैं एंड अदर एनिमल्स दैट अटैक क्रॉप, तो ये बेसिकली इनको सेव करने के लिए, उसको अटैक से बचाने के लिए जो है वो हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉप रोटेशन यानी द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन on the same land to control disease and pest is termed as a crop rotation। तो इस पेस्ट को भी जो है वो इस क्रॉप रोटेशन के अंदर
जो है वो हम ये इस क्रॉप को रोटेट करके जो है वो हम इस पेस्ट से भी जो है वो बच सकते हैं ये, और केमिकल कंट्रोल से भी जो है वो हम बच सकते हैं, क्योंकि सेम ही फील्ड के ऊपर जो है जब हम डिफरेंट तरह के प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं तो उनसे हम बच सकते हैं। तो ये कैसे आगे हम इनको स्टडी करते हैं। तो ये फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस टेक्स्ट बुक। तो ये पेज नंबर 10 बेटा ये मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यही टॉपिक था। इनके रिलेटेड मैंने जो है बेसिकली स्लाइड्स बनाई है। तो आई होप कि आपको वो स्लाइड्स अच्छी लगी होगी। इनसे आप जो है वो डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज़ भी निकाल सकते हैं और उसके बाद आप इनसे जो है वो नोट्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये स्लाइड्स आपको मल्टी डायमेंशनल की फॉर्म में जो है वो आपको आपके साथ इट मीन्स आपको हेल्प करेगी। उसके बाद यहाँ पे ये वही बातें बता रहा है। एक एडल्ट यानी एक छोटा बच्चा 1 मंथ का, उसकी मोबिलिटी और मोर्टेलिटी और मोबिलिटी को देख के उसको ग्रेटली रिड्यूस किया जाता है बाय वैक्सीनेशन। अब इम्यूनाइजेशन के अंदर जो पहली एप्लीकेशन होती है वो वैक्सीनेशन की होती है। एडवर्ड जर्नर 1795 के अंदर ये भी मैंने बताया था कि इसको इंट्रोड्यूस किया था वैक्सीन्स को। उसके बाद कौन सी थी, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन की फॉर्म में पाई जाती है और उसके बाद प्रोटेक्शन में आर नॉट बी लाइफ लॉन्ग। तो इस वजह से हम इसको जो वो बाकी सारे जितने भी कंट्रीज़ है वो पोलियो से जान छुड़ा, इट मीन्स उन वहाँ पे जो है वो पोलियो की डिजीज़ जो है वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बेसिकली अभी भी जो है वो पाई जाती है। एंटीबायोटिक्स बेसिकली ये एक बेसिकली अ सब्सटेंस विच लो कंसंट्रेशन इनहिबिट द प्लांट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैंने ये भी बताया था ये 3 तरह के साइंटिस्ट थे और पेंसिलिन इसको डिस्कवर किया जाता था ड्राई फंगस से, जिसे नाम दे रहे थे पेंसिलियम नोटेटम का। फेलिंग फ्लोरा एंड चेंज 1945 को अंदर इसको नोबेल प्राइज़ मिला था और 1940 के अंदर इन्होंने जो वो आइसोलेशन किया था इस जो वो फंगस को। और उसके बाद किसके ऊपर डिजीज़, टीबी, लेप्रोसी, एंथोरेक्स, ये डिजीज़ थी। डिजीज़ के नाम है जिससे क्रिटिकल डिजीज़ कंसिडर किया जाता है। तो वैक्सीन सपोज ये जो है वो एंटीजन, अब ये फिगर आपको आई होप कि जल्दी समझ में आ जाएगी। तो इस फेस को ये फेस है बेसिकली, और उसके बाद ये वेपन्स है, और ये कंप्लीट फेस और वेपन्स इसको मिला के हम जो वो ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया का ये फेस है और ये बैक्टीरिया के पास एक अदद वेपन्स है। इस फेस को हमने नाम दिया है एंटीजन का, और इस एंटीजन अब हम लेट सपोज हमारा इम्यून सिस्टम इस फेस को नहीं पहचानता, तो ये जब पहली मर्तबा हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये डिजीज़ काज करता है, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडीज़ जो है वो नहीं बनती, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता ही नहीं है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम इसको पहचानता तो इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनाता। लेट सपोज जब ये पहली मर्तबा आता है तो ये कामयाब हो जाता है। जैसे ही ये डिजीज़ काज करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इनको जान लेता है, इसकी फेस की जो है वो पिक्चर सेव करके अपने पास रखता है। अब जैसे ही दूसरी मर्तबा ये इंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ही एंटीजन अटैक करेगा तो इससे पहले ये एंटीबॉडी यानी हमारा इम्यून सिस्टम इस एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करके रखता है, तो फिर वो जो है वो डिजीज़ काज नहीं होती यहाँ पे। और दूसरी बात, दूसरा तरीका ये है कि या तो आप इनसे ये वेपन्स ले लें जिससे ये डिजीज़ काज करवा रहा था। अब जैसे ही दूसरी मर्तबा ये आएगा हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी तो बनाएगा, लेकिन वो ये बैक्टीरिया बेसिकली कोई डिजीज़ काज नहीं करेगा। इसका वजह ये है कि बेसिकली इसके पास पहले हथियार था। इट मीन्स अब ये बग़ैर हथियार के, इट मीन्स वेपन्स के बग़ैर जो है वो इंटर हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये अब कोई ये डिजीज़ काज नहीं करता। तो आई होप कि ये आपको फिगर समझ में आ गई होगी। ईजी है बेटा। सपोज़ ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, सारा बैक्टीरिया को तो हमारा इम्यून सिस्टम नहीं पहचानता, लेकिन ये जो है बेसिकली ये जो ब्लू ट्रायंगल सा शेप बना हुआ है इसको हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है, तो इसी के ख़िलाफ़ वो बनाता है एंटीबॉडी। तो इसको हमने नाम दिया है एंटीजन का।
ये बैक्टीरिया और इसके ख़िलाफ़ जो बना रहा एंटीबॉडी, तो ये जैसे ही ये इंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये एंटीबॉडी इसके ख़िलाफ़ बनाई जाती है और ये आके इसके ऊपर चिपक जाती है, फिर ये वो डिजीज़ काज नहीं कर सकता वो, इस वजह से कि इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी पहले से हमारा इम्यून सिस्टम बना के रखता है। और दूसरी बात ये सपोज़ ये एक बैक्टीरियल सेल है और आपको ये इसके ऊपर एक सेल वॉल नज़र आ रही है। अब ये एक अदद एंजाइम है जो इसके ऊपर काम करता है। सपोज़ अगर ये इसको जो है वो इसके ऊपर जो एंजाइम वर्क करता है, तो ये इसी बैक्टीरिया को जो है समटाइम्स अपने ख़िलाफ़ ही एंटीबॉडीज़ बना देता है सेल्स के अंदर, तो ये अपनी सेल वॉल को जो है वो खा लेता है, तो इसकी कंडीशन इस तरह से बन जाती है। अब इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं है, तो ये कैसे होता है एंजाइम्स की, यानी इट मीन्स इनसे ये साबित हुआ कि एंटीबॉडी जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, तो ये अपने ख़िलाफ़ भी जो है वो एंटीबॉडी बनाता है। कभी कभार वो हमारे ही सेल्स को जो है वो खा लेता है, तो इस वजह से हमें जो है वो कभी कभार ये मसले होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अदरवाइज़ नहीं होते हैं बेटा। उसके बाद ये भी बता के गया था कीमोथेरेपी, और इसके अंदर जो मेजर है केमिकली ट्रीट किया जाता है कीमोथेरेपी के अंदर, और कैंसर एड्स ये स्पेशल होते हैं जो जिन्हें हम जो वो बेसिकली इनसे प्रूव करवाते हैं। मीन्स इसको जो वो ट्रीट करके जो है वो इस डिसीज़ से बच जा सकता है। उस रेडियो एक्टिव यानी रेडियोथेरेपी के अंदर रेडिएशन का यूज़ करते हैं, और उसी रेडिएशन के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो है वो कैंसर और ट्यूमर ये भी एक तरह की रेडिएशन, और रेडिएशन की हेल्प से जो है वो इनसे जो है वो बचा जा सकता है। तो समटाइम्स ऐसे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की फॉर्म में भी लेते हैं, लेकिन बात डिजीज़ की आती है तो हम रेडिएशन का यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी के अंदर। कीमोथेरेपी के अंदर जो है बेसिकली केमिकल का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स है, वही बात ये मैंने बता दिया है आप, यानी ये सॉइल कल्चर है, बेसिकली वाटर कल्चर है, और ये टेरेस्ट्रियल एरिटेट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एग्जांपल आप समझ लें हाइड्रोपोनिक्स, यानी यहाँ पे आपको नेचुरल फॉर्म में लैंड के ऊपर जब हम कोई प्लांट को ग्रो सपोज करवाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ही प्लांट इसी जगह पे जो है वो हमें लगाना होता है। इससे फर्दर प्लांट्स जो है वो हम नहीं ग्रो करवा सकते लैंड के ऊपर। और जब हम किसी बीकर के अंदर, किसी बर्तन के अंदर प्लांट को ग्रो करवाना चाह रहे हैं, तो उस बर्तन के अंदर हमने प्लांट को लगाया, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर शेल्फ़ रखा, फिर एक बर्तन को रखा, फिर उस प्लांट को जो है वो ग्रो करवाया, फिर शेल्फ़ रखा। तो इट मीन्स यहाँ पे आपको इतनी लैंड नहीं चाहिए इस एरिया के अंदर जब हम जो है वो प्लांट की ग्रोथ करवा रहे होते हैं। सपोज़ एक ही प्लेस पे आप मल्टीपल प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं, तो ये भी फ़ायदा होता है। सॉइल के बगैर हम प्लांट्स को जो है वो अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं, अपने नंबर्स, प्लांट के नंबर्स, क्वांटिटी वो बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जो है बेसिकली आपको सॉइल के अंदर एक ही प्लांट जो है वो आप ग्रो करवाते हैं। इसका रीज़न ये है कि सॉइल के अंदर जब हम एक मरतबा किसी लैंड के ऊपर कोई प्लांट्स लगाते हैं तो उस जगह दूसरा प्लांट नहीं लगाते। यहाँ पे हम शेल्फ़ रख के दूसरा प्लांट ग्रो करवा सकते हैं, इसके ऊपर शेल्फ़ रख के हम दूसरा प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। ये रीज़न्स होता है सॉइल का और विदाउट सॉइल। तो यहाँ पे सॉइल अगर, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स है ही ये सॉइल लेस, इट मीन्स सॉइल, तो ये भी इसका बेनिफिट है, एडवांटेज है कि एक ही एरिया पे हम मल्टीपल प्लांट्स को ग्रो करवाएं, और इसके अंदर एक ही एरिया पे हम एक ही प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। तो फ़ायदा इस चीज़ के अंदर है जब हमें मल्टीपल प्लांट्स जो है वो नज़र आए, उसकी ग्रोथ हम करवाएं, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोपोनिक्स का ये भी फ़ायदा है इसके अंदर। तो ये वही कहानी लिखी हुई है, आप खुद पढ़ लें, ठीक है। आपकी बुक, टेक्स्ट बुक के अंदर भी मौजूद है। और इसके बाद ये क्लोनिंग का बताया गया है, तो आर्टिफिशियल, नेचुरल, ये सारा कुछ मैं बता के गया हूँ। डुप्लीकेट कॉपीज़, जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद रीजनरेशन और ट्यूमर, कैंसर, आइडेंटिकल ट्यून्स, ये भी बता के गया हूँ। और डॉली शीट के हवाले से भी मैं बताएं, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने एक फिगर जो है वो यहाँ पे ली हुई है, ये वाली, तो इनको आप आइडेंटिफाई कर लें। ये मेल का स्पर्म, ये ओवम यानी फीमेल का एग, और जब ये मोनोजाइगोटिक ट्यून्स की फॉर्म में आते हैं तो बेसिकली इनसे जो है वो ये फिगर भी मैंने बता दी है, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट आइडेंटिफाई आपको करवा रहा हूँ।
तो इनसे बेटा जो एक सेल से जब 2 सेल्स बनते हैं तो ये सेल्स इनसे फिर 4 के बाद 8, तो ये फर्दर यहाँ पे हम डिटेल के अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इससे जो है वो ये अलग सेपरेट हो गया इस सेल का, ये सेल अब जो है वो न्यूक्लियस अलग से सेपरेट हो गया। तो इस वजह से हम इनको जो है वो न्यू बॉर्न बेबी कंसीडर करते हैं, जिसे हम नाम दे रहे हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस का या फिर आइडेंटिकल ट्विंस, यानी एक जैसे लेकिन इसके न्यूक्लियस की फॉर्म जो है वो चेंज है, इसके अंदर सेपरेट हो गया है न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस सेपरेट हो गया है। और उसके बाद बोथ आर फीचर्स आर सेम, दोनों के फीचर्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद आपको यहाँ पे एमोबा नज़र आ रहा है नीचे, एमोबा को सेक्सुअली डिवाइड किया गया तो इनके भी 2 जो है वो सेल एक जैसे बने थे। उसके बाद सपोज़ ये मेरा क्लोन है, यानी सिकंदर, यानी इस क्योंकि मैं एज अ ह्यूमन तो मेरे अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है वो 46 हैं। अब अगर मेरा क्लोन बनाना है सपोज़, तो मेरे क्लोन को बनाने के लिए एक अदद फ़ीमेल चाहिए, यानी एक अदद फ़ीमेल का ओवम चाहिए जिसके अंदर मैं अपना क्लोन जो है वो प्रिपेयर कर सकूं, उसको बना सकूं। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कोई पोर्शन नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, हम न्यूक्लियस से कंसर्न है। तो एक यहाँ पे जो है वो हम इस न्यूक्लियस को हटा देते हैं। ठीक है, जैसे हम न्यूक्लियस को हटा देते हैं तो ये 46 क्रोमोसोम्स जो है वो नंबर न्यूक्लियस का ये ले आते हैं किसके अंदर, फीमेल के ओवम के अंदर। जैसे ही हम इन्हें जो है वो फीमेल के ओवम के अंदर ले आते हैं, फिर इसको जो है वो 9 मंथ के अंदर यूटिरस के अंदर रखें। सपोज़ अगर 9th मंथ हम यूटिरस के अंदर यानी फीमेल के यूटिरस में इसको रखा जा सके, तो 9th मंथ के बाद जो बच्चा पैदा होगा, जो जाइगोट डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा, वो बिल्कुल उस तरह से होगा जैसा मेरा बचपन होता है। ठीक, इट मीन्स जैसा मेरा बचपन था। तो क्योंकि न्यूक्लियस जो था वो मेरा था, और यहाँ पे जो चीज़ इवॉल्व होके इस स्टेप को फॉलो करके आई वो मेरे न्यूक्लियस से अडॉप्ट होके आई। तो जाहिर बात है न्यूक्लियस मेरा, तो जो बच्चा डेवलप होगा उसके जो करेक्टर होंगे वो मेरे करेक्टर सेम मेरे जैसे ही होंगे, और मेरा जैसा बचपना था उस बच्चे का भी सेम, यानी वही करेक्टर, वही फीचर्स, वही बचपन सेम होगा। ठीक है। आप डिफरेंट स्पेशीज़ का भी क्लोन उठा के जो वो किसी स्पेशीज़ के अंदर आप लगाएं, लेकिन शर्त ये है कि अगर आप स्पेशीज़ यानी मेल ले रहे हैं तो फीमेल का जो वो ओवम चाहिए, अगर शीप मेल ले रहे हैं तो शीप फीमेल का जो वो ओवम चाहिए होता है। तो इस तरह से आप क्लोन बना सकते हैं, मल्टीपल क्लोन भी बना सकते हैं लेबॉरेटरी के। तो ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल मेथड है, इससे जो है वो बनाए जाते हैं। तो ऐसे आर्टिफिशियल क्लोनिंग भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये वही बात, यहाँ पे ये स्टोन कैंसर नहीं है, इससे हम स्किन कैंसर कंसीडर करते हैं। एसिड रेन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, वही बात आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस नज़र आ रही है एसिडिक रेन की फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे वही एसिडिक रेन की फॉर्म में जो गैसेस नज़र आ रही है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। सो इनसे जब आप वाटर को ऐड करते हैं तो ये जो है वो गैसेस बनती है। उसके बाद है इंटरप्लांटिंग, तो ये भी एक तरह का मेथड है डिफॉरेस्टेशन। ये वही बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जंगलात को काट के यहाँ पे आप इंडस्ट्री लगा दे तो वो इन्वायरमेंट के अंदर डिफेक्ट होता है बेटा बेसिकली, और ये अनफेवरेबल जब वो इन्वायरमेंट बन जाता है, फेवरेबल नहीं रहता। तो ये होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये लास्ट वही चीज़ें इंटरप्लांटिंग वाली, क्रॉप रोटेशन। और उसके बाद अब इंटरप्लांटिंग आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये आपको इंटरप्लांटिंग नज़र आ रहा है। तो ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है और ये तीसरा प्लांट है। बेसिकली इस प्लांट की फॉर्म इस तरह से, अगर लेट सपोज इसको कोई डिजीज़ टच करती है, इट मीन्स जब इसके ऊपर कोई डिजीज़ लगती है तो वो यहाँ तक सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि ये प्लांट टोटली चेंज है, दूसरा प्लांट है।
तो जब इस टाइप का प्लांट यहाँ पे होता है, इस टाइप का प्लांट यहाँ पे होता है, सेम टाइप का प्लांट यहाँ पे भी होता है, तो बेसिकली ये डिजीज़ मूव करके जाती और सारे क्रॉप को जो है वो डिस्टर्ब कर देती, उसको ख़त्म कर देती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमने इंटर प्लांटिंग की है, यानी प्लांट को चेंज रखा है, तो ये यहाँ पे ही जो है वो सरवाइव करेगी, आगे ये नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरह का प्लांट है, यहाँ पे भी डिफरेंट तरह का प्लांट है। तो इंटर प्लांटिंग की मदद से हम जो है वो बहुत सारी क्रॉप्स को जो है वो बेसिकली बचा सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं उन प्लांट्स को, तो वो ग्रो कर सकते हैं और आपकी सॉइल फर्टिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये वही बातें हैं जो स्लाइड्स के अंदर मैंने इजीली रखी थी। तो बेटा इस नाइट्रोजन गैस को फिक्स करके हम जो है वो इस नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन को जो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी बेसिकली ये जो है वो इस नाइट्रोजन फिक्सिंग इंट्रोड्यूसिंग द क्रॉप्स ऑफ ल्यूगिमेस फैमिली। तो यहाँ पे आपको लास्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और रूट नोड्यूल्स, तो इन्हें जो है वो रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो आई होप बेटा कि आपको जो है वो ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा, और उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर की बात करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच माय स्लाइड्स। सो थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप का हामी और नासिर।